बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। देखो भाई, कॉस्टिंग आप लोग पहले से ही कर रहे हो। आपने प्रोसेस कॉस्टिंग भी की, आपने जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग भी की। वहां पर भी अगर आप लोग देखें ना, तो आप लोग इजीली प्रॉफिट्स वगैरह की कैलकुलेशन कर सकते थे। यहाँ पर भी प्रॉफिट की ही कैलकुलेशन है, लेकिन सिर्फ ना मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मेथड किस तरह से चेंज होता है, कोई एज सच इसमें मुश्किल चीज नहीं है। आप लोग इजीली इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। क्या कि अगर हम लोगों ने प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी हो ना, तो सबसे पहला मेथड हमारे पास प्रॉफिट की कैलकुलेशन का क्या होता है कि हम लोग लेंगे रेवेन्यू। रेवेन्यू में से हम लोग लेस कर दिया करते हैं कॉस्ट। रेवेन्यू में से कॉस्ट इन टोटल, मतलब इस कॉस्ट में ना आपकी वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट दोनों शामिल है। अगर आप इन टोटल इसको लेस कर दें, तो आप डायरेक्ट पहुंच जाते हो प्रॉफिट की वैल्यू के ऊपर, और आपको किसी भी सिनेरियो में ये प्रॉफिट की वैल्यू मिल जाती है। बात क्लियर? लेकिन जहां पर यह बात याद रखनी है कि प्रॉफिट कॉस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, तो डायरेक्ट आप लोग पहुंचोगे प्रॉफिट के ऊपर। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो, तो क्या ऐसा नहीं है जैसे रेवेन्यू में से मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी माइनस कर रहा हूं, मैं अपने पास फिक्स्ड कॉस्ट भी माइनस कर रहा हूं। मतलब इस चीज को मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूं कि रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। किसी को एतराज? अच्छा, यही चीज मैं आपको यूं भी तो बता सकता हूं कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल माइनस टोटल कॉस्ट में क्या क्या चीज शामिल है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू। किसी को एतराज? मतलब मैंने सिर्फ कॉस्ट में आपको यह बताया कि कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल है और फिक्स्ड कॉस्ट भी शामिल है। ऑलराइट। अच्छा, इसके बाद देखें, क्या मैं इसको यूं लिख लूं कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तब किसके इक्वल आएगा? कैलकुलेट हमने प्रॉफिट ही करना है, लेकिन इक्वेशन देखो ये कैसे चेंज हो रही है। ऑलराइट। अच्छा, अब यहां पर एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हो जाती है, और वो न्यू टर्म क्या है कि देखिए, टोटल रेवेन्यू में से अगर टोटल कॉस्ट माइनस करते हैं तो डायरेक्ट प्रॉफिट। लेकिन अगर आप लोग टोटल रेवेन्यू में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें, फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर कर दो, फिक्स्ड कॉस्ट ना माइनस करो, सिर्फ और सिर्फ अपनी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, तो इसको कहा जाता है टोटल कंट्रीब्यूशन। किसको? किसको? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज टोटल कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ऑलराइट, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। गॉट इट? इसमें से अगर फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दो, तो पहुंचोगे प्रॉफिट के ऊपर। मतलब टू स्टेप। टू स्टेप किस तरह से कि इससे पहले आप लोग ये वाला मेथड किया करते थे प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए। आज हम लोगों ने एक और मेथड सीख लिया, सेकंड वन। और वो क्या है कि रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये जो रिजल्ट आएगा ये कहलाता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसमें से अगर फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दो, तो आप लोग पहुंचोगे प्रॉफिट की वैल्यू पर। क्या आपको ये वाली बातें समझ आ गई हैं? किसी को इश्यू इन दोनों सिनेरियो में? अब कभी ऐसा होगा हम फर्स्ट मेथड से प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होंगे,
कभी ऐसा होगा हम लोग सेकंड मेथड से प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होंगे, अगर हम लोग फर्स्ट मेथड से प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, इसे कहा जाता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और सेकंड मेथड से अगर कैलकुलेट करते हैं तो इसे कहा जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग। बस ये फर्क है दोनों, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। देखिए भाई, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड में कोई फर्क नहीं आता, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के नंबर ऑफ यूनिट्स में कोई फर्क नहीं आता, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड में भी कोई फर्क नहीं होगा। हाँ, एक डिफरेंस है, और वो है आपके स्टॉक की वैल्यू। दोनों से आपके स्टॉक की वैल्यू में डिफरेंस आएगा। स्टॉक की वैल्यू के डिफरेंट होने की वजह से आप लोगों का प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा। मतलब सेम सिचुएशन के अंदर अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को अप्लाई करते हुए प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो वो एक डिफरेंट वैल्यू होगी। जैसे ही उसके ऊपर मार्जिनल कॉस्टिंग अप्लाई कर दोगे सेम सिचुएशन, तो आप लोगों के पास प्रॉफिट की वैल्यू डिफरेंट होगी, मतलब प्रॉफिट सेम नहीं आता। अब इसकी रीजन, एक तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, और क्लोजिंग स्टॉक की रीजन बेसिकली होती है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, ये जो डिफरेंस आ रहा होता है ना, ये फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से आ रहा होता है। फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से क्यों? अगर हम लोग यहां पर देखें तो हमारे पास ना कॉस्ट की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है पीरियड कॉस्ट, और दूसरी होती है प्रोडक्ट कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट एंड प्रोडक्ट कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट से क्या मुराद है? पीरियड कॉस्ट से क्या मुराद है? पीरियड कॉस्ट से मुराद होता है चार्ज्ड टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एज एन एक्सपेंस। पीरियड कॉस्ट हमेशा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस चार्ज हो जाती है। मतलब जैसे कि शॉप का रेंट है, डेप्रिसिएशन है, ये पीरियड कॉस्ट है, ये हमेशा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस चार्ज हो जाएगी। गॉट इट? और प्रोडक्ट कॉस्ट से क्या मुराद होती है? प्रोडक्ट कॉस्ट से मुराद होता है हमारे पास कि इसको कैपिटलाइज कर लो। मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री या कॉस्ट ऑफ एसिड, और यहां पर हमारा एसिड इन्वेंट्री है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट बन जाएगी। गॉट इट? क्या? एसिड और इन्वेंट्री, एस इन्वेंट्री खुद एक एसिड है। ये ना ये बात क्लियर हो गई? तो मतलब अब ये एक्सपेंस आउट नहीं हो रही, अब ये एक्सपेंस आउट नहीं हो रही, अब ये कॉस्ट ऑफ एसिड बन चुकी है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बन चुकी है, और ये कॉस्ट उस टाइम पर रिकॉर्ड होगी जब हम उसको सेल करें। ऑलराइट? और जब तक हम उसको सेल नहीं करेंगे वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री का पार्ट बन जाएगी। यही वजह है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री के वैल्यू में फर्क होता है। अब ये जो ट्रीटमेंट है ये बेसिकली हमारे पास आता है कि अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट कंसीडर करता है। फिक्स्ड कॉस्ट को
प्रोडक्ट कॉस्ट कंसीडर करता है। देखो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ने फिक्स्ड कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल का ही पार्ट बना ली थी, और ये जो हमारे पास मौजूद है मार्जिनल कॉस्टिंग, वो इसको पीरियड कॉस्ट कंसीडर करता है, वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनता। ये डिफरेंस है दोनों। क्या यहां तक मेरी बात समझ आई है कि फिक्स्ड कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड, अब उसकी दो ट्रीटमेंट है। एक कि आप लोग उसके इन्वेंट्री का पार्ट बनाओ, जब इन्वेंट्री का पार्ट बनाओगे तो उस टाइम तक एक्सपेंस आउट नहीं हो सकती जब तक कि वो इन्वेंट्री सेल ना हो जाए। ऑलराइट। दूसरा, आप उसको अपना एक्सपेंस बना दो। एक्सपेंस बनाओगे चाहे इन्वेंट्री आप लोगों ने सेल की या नहीं की, जिस टाइम पीरियड में वो कॉस्ट आपने इंकर की उस टाइम की प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट बन जाएगी। बात क्लियर हो गई। और दोनों में डिफरेंस सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट की, एक चार्ज की जाती है फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन उसकी ना पोजीशन जरा डिफरेंट हो जाती है। फिक्स कॉस्ट चार्ज करेंगे लेकिन सिर्फ उनकी ना पोजीशन जरा डिफरेंट हो जाती है, मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखें हम ना जरा इसका फॉर्मेट देखते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। अच्छा, सबसे पहले बेसिक बिल्कुल, आपके पास आएगा रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीस, आप लोग ये लिख दो। अच्छा, मार्जिनल में भी बिल्कुल ऐसा ही है, रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीस, आप लोग यहां पे लिख। ऑलराइट। उसके बाद हमारे पास आती है लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आए? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ये आप लोगों के पास आ जाएगा इधर। उसके बाद प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? डायरेक्ट मटेरियल, ये वेरिएबल कॉस्ट होती है। डायरेक्ट लेबर, ये भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है। उसके बाद जो आपके फैक्ट्री ओवरहेड आते हैं, आप लोग बेसिकली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे हो। नॉर्मल सरकमस्टांसिस में ना आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही कर रहे होते हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर देखो, आप लोग डायरेक्ट मटेरियल लेकर जाते हो, डायरेक्ट लेबर लेकर जाते हो, किसी किस्म के कोई वेरिएबल डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाते हैं, आप लोग वो भी लेके चले जाते हो, मतलब प्राइम कॉस्ट आप लोग जाके रिकॉर्ड कर देते हो। उसके बाद आप लोग जाते हो अपने फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड दो तरह से आपको मिल सकते हैं। एक तो आपके पास होते हैं वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल हैं तो आप लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड कर देनी है। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड इन टोटल आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर देना। इवन के अगर आप लोगों के पास आपके किसी भी किस्म के कोई फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड हैं तो वो भी आप लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड कर देने हैं। और ये फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड आपके पास कैसे आएंगे? OAR, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन। ऑल राइट। और आपने जाकर इसमें से लेस कर देना है अपना क्लोजिंग स्टॉक, ये आपने इसमें से लेस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। और यहां से आपको मिल जानी है आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल। ये कॉस्ट ऑफ सेल अब अपने रेवेन्यू में से लेस करो तो आप लोग पहुंच जाते हो
कहां पहुंच जाते हो? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट पर। और इसके बाद आप लोग अपने सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस इसमें से आप लोग लेस कर देते हैं और आप लोग पहुंच जाते हैं यहां से अपने नेट प्रॉफिट के ऊपर। ऑलराइट, ये बात क्लियर? अच्छा, अब यहां पर ना एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि जैसे ही आप लोग कॉस्ट ऑफ सेल में पहुंचते हो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर, आप लोग फैक्ट्री ओवरहेड को एब्जॉर्ब्ड कर चुके हो OAR के मुताबिक, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के मुताबिक। तो आप लोगों को ना अंडर या ओवर अप्लाइड ओवरहेड का सामना करना पड़ता है। पढ़ी हुई है ये बातें आप लोगों ने। तो अंडर या ओवर अप्लाइड ओवरहेड कहां पे चार्ज होते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल। तो अगर आपके पास अंडर और ओवर अप्लाइड ओवरहेड हो तो आप लोगों ने अपनी इस कॉस्ट ऑफ सेल को एडजस्ट करना है। ये जो कॉस्ट ऑफ सेल यहां तक पहले फाइंड कर लेनी है, फिर आप लोगों ने यहां पर अंडर और ओवर अप्लाइड, अंडर होगा तो ऐड कर देंगे, ओवर अप्लाइड होंगे तो लेस कर देंगे ओवरहेड। आप लोगों ने इसी में प्लस माइनस करना है, अपनी कॉस्ट ऑफ सेल को एडजस्ट करना है और उसके बाद आपने अपना ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस आपने लिख देने हैं और आप लोग पहुंच जाओगे अपने नेट प्रॉफिट। क्या आप लोग इतना काम कर लोगे? क्या आपने कुछ, मैंने आप लोगों को कुछ नया सिखा दिया है? अच्छा, अब जरा आते हैं आपकी स्टडी टेक्स्ट की तरफ। देखिए भाई, ये स्टार्ट में जितना कुछ ये थ्योरी बेस लिखा हुआ है ना, इसको जस्ट वन टाइम आपने रीडिंग करनी है। इसके ऊपर मजीद आप लोगों ने इतना कुछ नहीं, लेकिन एक मतलब एक अच्छे तरीके से आप लोगों ने रीडिंग जरूर कर लेनी है। ओके, हो गई बात? ये मार्जिनल कॉस्टिंग है और मैंने अभी आपको बताया है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये थ्योरी आप लोगों ने पढ़ लेनी है अपने पास। ये आ गई इसकी रिपोर्टिंग प्रॉफिट विद एब्जॉर्प्शन। क्या करना है आप लोगों ने? इधर सबसे पहले सेल्स, फिर ओपनिंग इन्वेंट्री एट फुल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ लॉस पीरियड, मतलब वैल्यू वगैरह इसकी मोस्टली गिवन होती है, वो आ जाएगी। फिर एड प्रोडक्शन में मटेरियल, लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब। फिर आपने इसमें से लेस कर देनी है अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री। आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आएगी, उसमें ऐड या लेस कर देना है अंडर और ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड। ये कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। आपको फिर मिलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में मतलब आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वगैरह, एडमिन एक्सपेंसेस वगैरह, वो सारे ग्रॉस प्रॉफिट से आपने लेस कर देने हैं और आप पहुंच जाएंगे नेट प्रॉफिट पर। क्या इतना काम कर सकते हैं? तो मुश्किल चीज है? अच्छा, नेक्स्ट देखें जरा। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग हम लोगों ने फाइंड करनी हो तो मार्जिनल कॉस्टिंग हमारे पास आएगी कुछ इस तरह से। इसका फॉर्मेट हमारे पास ये होगा। मार्जिन क्या आप लोगों ने बिल्कुल वैसे ही, सेल्स आ गई, ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई, फिर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आपने लेकर आनी है। सिर्फ इतना फर्क है कि यहां पर आप लोगों ने ना फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं लेकर आनी, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लेकर आनी है। ऑल राइट। अच्छा, इसको यहां पर जरा अपने पास नोट कर लें ताकि आप लोगों को ना डिफरेंस का पता चल सके कि इसमें से फिर आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करनी है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे आएगी? इसके बाद ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा। इसके बाद आप लोगों ने डायरेक्ट मटेरियल, देखिए ये वेरिएबल पोर्शन होता है। फिर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब
एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फुल कॉस्ट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फुल कॉस्ट इंक्लूडिंग फिक्स्ड कॉस्ट, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर प्राइम कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर प्राइम कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं आएगी, चाहे वो प्रोडक्शन फिक्स्ड कॉस्ट है, चाहे वो नॉन प्रोडक्शन फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट आप लोगों ने नहीं लेकर आना। अब देखें, ये सेकंड मेथड है जो मैंने आपसे कहा था कि रेवेन्यू में से सिर्फ किसको माइनस करना है, तो मैं सिर्फ अभी वेरिएबल कॉस्ट के लिए जा रहा हूं। तो आप लोगों ने वेरिएबल प्रोडक्ट, अब वेरिएबल कॉस्ट भी दो तरह की है, प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट एंड नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट। प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी होती है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसिव। नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी होती हैं? सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस का वेरिएबल पार्ट, जैसे कि आप कमीशन पे करते हो, कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स आप दे रहे हो, तो जितनी ज्यादा सेल्स होंगी उतना ज्यादा कमीशन, तो ये वेरिएबल पार्ट है। गॉट इट? लेकिन आप अगर किसी किस्म की कोई सैलरीज पे कर रहे हो, अब वो फिक्स्ड पार्ट है, वो फिक्स्ड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड हो गया आपके पास। गॉट इट? अच्छा, अब जैसे ही आपने प्रोडक्शन कॉस्ट यहां पर कैलकुलेट कर ली, इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इसमें से आप लोगों ने लेस कर देना है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। अब ये जो स्टॉक होंगे ना मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर, इनमें भी फिक्स्ड कॉस्ट शामिल नहीं होगी, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आएंगे। अच्छा, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दें, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा ये जो वैल्यू आप लोगों के पास आए ये रेवेन्यू में से लेस करते हैं। अच्छा, ये जो टर्म आप लोगों के पास आएगी ना, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, ये जो टर्म आपके पास आएगी ये ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। ये टर्म क्या कहलाएगी? ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। ये देखें आप लोग यहां तक आ गए, ये ग्रॉस कंट्रीब्यूशन तक आ गए। ऑलराइट, अच्छा जब ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आ जाए तो आप देखिए, आप वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड को तो ऊपर ऐड आप कर चुके थे, यहां पर आपने आना है आप लोगों ने वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, सबसे पहले उनको लेकर आना। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन में से आप लोगों ने वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, मतलब सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट का वेरिएबल पोर्शन, वो आप लोगों ने आकर इसमें से लेस कर देना है, तो आप लोग पहुंचोगे। अभी भी देखो वेरिएबल पोर्शन ही चल रहा है, तो प्रॉफिट तक कभी भी नहीं गए। अभी आप लोग पहुंच गए हो नेट कंट्रीब्यूशन। ग्रॉस और नेट कंट्रीब्यूशन में इतना डिफरेंस है। Before deducting variable non-production overhead, contribution is known as gross contribution. And after deducting variable non-production overhead, contribution is known as net contribution. इस नेट कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एंड फिक्स्ड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड आप लोगों ने लेस कर देने हैं। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट सबसे आखिर में जाके लेस करना, चाहे वो प्रोडक्शन ओवरहेड है चाहे वो
नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड है। नेट कंट्रीब्यूशन के बाद अब जो वैल्यू आपको मिलेगी ये कहलाएगी प्रॉफिट। गॉट इट? क्लियर? सिर्फ फर्क क्या आ रहा है कि यहां पर हम लोग एफ को कॉस्ट ऑफ सेल का ही पार्ट बना देते हैं, तो बन जाएगी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अगर आप इसको यहां से हटाकर इसको यहां पर लेकर आ जाओ तो बन जाएगी मार्जिनल कॉस्ट। और अगर इनका किसी किस्म का कोई वेरिएबल पोर्शन है तो वो आप इधर ही चार्ज कर दो। डॉट इट? रेवेन्यू में से हर किस्म की वेरिएबल कॉस्ट पहले माइनस कर दो, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से सारी फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दो तो प्रॉफिट। ये कहलाएगा मार्जिनल कॉस्टिंग। लेकिन अगर आप लोग रेवेन्यू में से सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस करो तो ग्रॉस प्रॉफिट, और उसके बाद अपने एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस लेस करो तो नेट प्रॉफिट। ये एब्जॉर्प्शन, ये इन दोनों में डिफरेंस है। हाँ जी, क्या कैलकुलेट कर लेंगे? अब इस पूरे चैप्टर में ना सिर्फ हम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को कैलकुलेट करना है और किस तरह से हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग को कैलकुलेट करना है। तो आप लोगों ने फ्रॉम द बिगनिंग एक तो ये थ्योरी अच्छे तरीके से पढ़कर आनी है, मार्जिनल कॉस्टिंग। उसके बाद ये उसकी रिपोर्टिंग थी, रिपोर्टिंग प्रॉफिट विद मार्जिनल कॉस्टिंग। ये फॉर्मेट बना हुआ है आप लोगों के पास। एग्जांपल नंबर 1 जरा देख लीजिएगा। ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं इन एग्जांपल्स को आपने सॉल्व करना है। एग्जांपल नंबर 2 हो गई, आपने इसको सॉल्व करना है। कोशिश करें कि सोल्यूशन ना देखें और जिस तरह मैंने फॉर्मेट बताया उसके मुताबिक जाके कैलकुलेट करें। एंड सोल्यूशन है जस्ट टू चेक योर सोल्यूशन। ओके, अच्छा उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है, एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व कर लेना। फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इसकी थ्योरी थोड़ी सी है लेकिन आपने एक नजर ना पढ़नी है, इंपॉर्टेंट बातों को जरा हाईलाइट कर लीजिएगा। और जब हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल सॉल्व कर लिए होंगे तो ये सारे कवर हो जाएंगे। और आपने इसकी भी ये जो एग्जांपल्स वगैरह हैं ये सॉल्व करनी है। मतलब आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है या पढ़ना है इस पूरे चैप्टर को मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के कंपैरिजन से पहले पहले। फर्स्ट 4 पॉइंट आप लोगों ने सॉल्व कर दिया। ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।